Welcome to another video on the channel Exploring Literature with M. In today's video, I will be discussing a very important and famous long question from romantic poetry, and the question is P.B. Shelley as a romantic poet. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पी बी शैले एज अ रोमांटिक पोइट पर वीडियो बनाएं. इट वाज ऑन माय लिस्ट, लेकिन मैंने पहले कुछ और टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है. तो आज आई थॉट कि मुझे पी बी शैले एज अ रोमांटिक पोइट पर भी वीडियो जो है वो अपलोड कर देनी चाहिए. तो आज हम जो है पी बी शैले एज अ रोमांटिक पोइट को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप नोट्स अटैच नहीं करती साथ, तो मैंने आज अपना जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है उसी के नोट्स भी मैंने जो है वो साथ अटैच कर दिए हैं. ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने यहाँ अटैच किए हैं और इसी को जो है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जी, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी बी शैले एज अ रोमांटिक पोइट में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हर क्वेश्चन को जब हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन ही का है. ठीक है, रोमांटिक पोइट्री इज़ द पोइट्री ऑफ रोमांटिक एरा. रोमांटिक एरा में यानी रोमांटिक टाइम पीरियड में जो पोइट्री की जाती थी उसको जो है रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है. ठीक है जी. उसके बाद क्या है, रोमांटिक एरा क्या है उसकी बात हो रही है. एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. रोमांटिक एरा क्या है? एक आर्टिस्टिक, एक लिटरेरी यानी लिटरेचर से रिलेटेड, एक म्यूजिकल और एक इंटेलेक्चुअल किस्म की जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्या है हमारे पास रोमांटिक एरा है. दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप, जो कि यूरोप से जो है ओरिजिनेट हुई, जिसका आगाज़ जो है वो यूरोप से हुआ. ठीक है. टूवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी का एंड हो रहा था उस वक्त जो है रोमांटिक एरा का जो है वो आगाज़ हुआ. ठीक है. इट इन्वॉल्व अ रिएक्शन अगेंस्ट प्रिवेलिंग एनलाइटमेंट आइडियाज़ ऑफ द 18th सेंचुरी. ये जो रोमांटिक एरा है ना, बेसिकली ये क्या है, ये एक रिएक्शन है. किस चीज़ के अगेंस्ट? एक चीज़ थी इनलाइटनमेंट. एक एरा है इनलाइटनमेंट का जिसको 18th सेंचुरी को एरा ऑफ इनलाइटनमेंट कहते हैं. तो जो 18th सेंचुरीज़ के आइडियाज़ में और जो इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ 18th सेंचुरी में आए उनके अगेंस्ट जो है रोमांटिक एरा जो है वो सामने आया. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड लास्टेड फ्रॉम 1800 टू 1850. और ये जो एरा है ये 1800 से 1850 के दौरान जो है वो चला और 1800 से स्टार्ट होकर 1850 तक ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एंड हुआ. ठीक है. रोमांटिक पोइट्री कंट्रास्ट विद न्यू क्लासिकल पोइट्री. न्यू क्लासिकल पोइट्री जो है उसके साथ कंट्रास्ट माना जाता है रोमांटिक पोइट्री का. रोमांटिक पोइट्री का जो कंट्रास्ट होता है वो न्यू क्लासिकल एरा के साथ जो है वो होता है. तो मैंने जो सारी एजेस हैं उनको भी कवर किया हुआ है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इन डिटेल मैंने कवर किया है. तो मेरी एक प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप उस पर जाकर इन सारी एजेस का जो है वो इन डिटेल जो है इनको आप देख सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. अब न्यू क्लासिकल पोइट्री क्या है? विच इज़ द पोइट्री ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीज़न. अब न्यू क्लासिकल पोइट्री जो है वो इंटेलेक्ट और रीज़न की पोइट्री है. जो न्यू क्लासिकल पीपल थे वो यही समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़हीनो फ़तीन है. वाइल रोमांटिक पोइट्री इज़ द पोइट्री ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड हार्ट. इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की और हार्ट की, यानी आपकी जो अपने इमोशंस हैं उनके बारे में जो आप पोइट्री कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके दिल में आ रहा है वो आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो. तो ये सारा कुछ कहाँ पे एक्सप्लेन हुआ? हमारे पास रोमांटिक पोइट्री के अंदर. ठीक है. उसके बाद क्या है, द मेस्ट नॉन रोमांटिक पोइट्स आर, यानी जो रोमांटिक एज के अंदर रोमांटिक पोइट्स जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो कौन कौन से हैं जी? विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, एस.टी. कोलरिज और पी बी शैले. इनके अलावा भी बहुत सारे रोमांटिक पोइट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेजर पोइट्स हैं. ठीक है. द मेजर रोमांटिक एलिमेंट्स फाउंड इन द पोइट्री ऑफ शैले आर. अब हम शैले को डिस्कस करें तो उसकी पोइट्री में जो रोमांटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जी. तो दे आर लव ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, मेलनचली, सुपर नेचुरलिज्म, उसके अलावा ब्यूटी, आइडियलिज्म, सब्जेक्टिविटी. ठीक है.
ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें जो है कहाँ नज़र आती हैं, पोइट्री ऑफ शैले में, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लव ऑफ नेचर। जैसे आपको पता है कि जितने भी रोमांटिक पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सब में मैंने आपको बताया कि नेचर से जो है मोहब्बत जो है वो तमाम रोमांटिक पॉइंट्स का एक खासा है, ठीक है। और दे ऑल वर इन द लव ऑफ नेचर। कोई जो है नेचर को एक इंटेलेक्चुअल बीइंग की तरह ट्रीट करता है, कोई जो है वो कहता है कि नेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है। कोई उसको इंटेलेक्चुअल एलिमेंट के तौर पे डील कर रहा है, कोई उसको जो है वो एज अ मैन डील कर रहा है। तो डिफरेंट जो पोइट्स हैं, रोमांटिक पोइट्स हैं, उन्होंने डिफरेंटली हर जो पोइट है उसने डिफरेंटली जो है वो नेचर को ट्रीट किया है, डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया है नेचर को, लेकिन नेचर से मोहब्बत जो है वो सब के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। लाइक द रोमांटिक पोइट्स, शैलो टू वॉज इन लव विद नेचर, ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर, ठीक है। बाकी रोमांटिक पोइट्स की तरह जो हमारा शैले है वो भी लवर है नेचर का। लाइक वर्ड्सवर्थ, शैले कंसीव्स ऑफ नेचर एज वन स्पिरिट। जैसे वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को एक स्पिरिट के तौर पर डील करता है, इसी तरह से जो शैले है वो भी नेचर को जो है वो एक स्पिरिट के तौर पर ही डील करता है। द सुप्रीम पावर वर्किंग थ्रू ऑल थिंग्स। अब जो नेचर है वो क्या है, एक सुप्रीम पावर है, ठीक है, जो कि हर चीज़ में जो है वो जिसका अमल दखल है और हर चीज़ के साथ वो काम कर रही है। यानी हर जो एलिमेंट आपको इस दुनिया में नज़र आ रहा है, हर जो चीज़ आपको इस दुनिया में नज़र आ रही है, उस सब में नेचर का कुछ ना कुछ जो है इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद है। ही सेलिब्रेट्स नेचर इन मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स एज हिज मेन थीम। नेचर जो है उसको उसने अपने मेन थीम के तौर पर यूज़ किया है अपनी बहुत सारी पोइम्स में। जिस तरह की उसकी पोइम है द क्लाउड टू अ स्काई लार्क टू द मून और टू द वेस्ट विंड, ठीक है। उसके अलावा अ ड्रीम ऑफ द अननोन, ये जो सारी पोइम्स हैं इनमें नेचर को जो है एज अ मेजर थीम जो है उसने यूज़ किया है। इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर ही डिस्क्राइब्स द थिंग्स एज दे आर। जब वो नेचर को ट्रीट कर रहा होता है तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो चीज़ों को उसी तरह से बयान करता है जिस तरह से वो हैं, ठीक है। एंड नेवर गिव्स देम कलर्स, उनमें कोई कलर्स ऐड नहीं करता, उनमें कोई अपनी जो चीज़ है वो ऐड नहीं करता, जैसा वो उनको देखता है वैसा वो उनको जो है वो एक्सप्रेस कर देता है। एंड गिव देम ह्यूमन क्वालिटीज़, और उन सब जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देता है, यानी पर्सोनिफाई कर देता है थ्रू हिज यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करते हुए जो है उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देता है। पर्सोनिफिकेशन जो लिटरेरी डिवाइस है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, इज़ द थिंग, इसमें आप क्या करते हो, यू गिव द ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन जो है वो हो रही है। जैसे क्लाउड को जो है उसने पर्सोनिफाई कर दिया अपनी पोइम द क्लाउड में, ठीक है। बट ही डज इट अनइंटेंशनली, लेकिन वो इंटेंशनली ये काम नहीं करता, वो एक अनइंटेंशनली अननोइंगली इसको जो है वो करता है। और सारी जो भी उसने पोइम्स एक्सप्रेस की हैं वो जो नेचर के एलिमेंट्स उठा रहा है उनको जो है वो पर्सोनिफाई करता चला जा रहा है। बिकॉज ही फेल्ट दे आर लिविंग बींग्स, वो क्योंकि उनको लिविंग बींग्स समझता है इसलिए वो उनको लिविंग बींग्स की क्वालिटीज़ भी जो है वो दे देता है। और वो समझता है कि वो लिविंग बींग्स हैं जो कि कैपेबल हैं ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको जो है वो पोजेस करते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स इन हीलिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर, नेचर जो है वो हीलिंग की पावर रखती है, इस बात पर भी जो है हमारा पोइट बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। एंड दिस इज़ रिवील्ड इन हिज पोइम। अब उसकी जो पोइम्स हैं उनमें ये बात रिवील भी होती है। उसकी एक पोइम है यूगेनियन हिल्स, उसमें ये आपको मिलेगा ये कि वो एक हीलिंग इफेक्ट के तौर पर जो है जो नेचर को जो है वो देख रहा है। इन विच ही इज़ हील्ड, जिसमें वो हील होता है। वो उस पोइम के अंदर जो वो चीज़ें इमेजिन कर रहा है उनके थ्रू, उस इमेजिनेशन के थ्रू वो जो है पोइट वो ख़ुद को हील होता हुआ महसूस कर रहा है। एंड सूद, और वो उसको सूदिंग इफेक्ट भी जो है वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और वो जो नेचर है वो उसको सूद कर रही है, उसको हील कर रही है, ठीक है। और वो जो है उस नेचुरल सीन से जो है वो हील हो रहा है जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद है। और वो जो उसकी इमेजनरी लैंड है वो भी उसको हील करने में, उसकी सूदिंग में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट आता है जी इमेजिनेशन का।
अब इमेजिनेशन क्या है कि आप जो है एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हो, चीज़ों को जो है आप अपने अंदाज से जो है वो इमेजिन करते हो, यू आर इन द वर्ल्ड विच इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। इसी तरह से इमेजिनेशन जो है वो हमें शैले की जो पोइट्री है उसमें भी नज़र आएगी। बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट्स का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक इनफरादी जो उनकी खसूसियत है वो ये है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो होनी चाहिए और वो इमेजिन करते हैं चीज़ों को। फैक्ट्स सेड शैले, शैले कहता है कि फैक्ट्स जो हैं आर नॉट व्हाट वी वांट टू नो इन पोइट्री, इन हिस्ट्री, इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स और इन सटायर। शैले कहता है कि फैक्ट्स वो नहीं हैं जो हम जानना चाहते हैं अपने पोइट्री के थ्रू या हिस्ट्री के थ्रू या एक इंडिविजुअल की लाइफ के थ्रू या फिर सटायर के थ्रू। ठीक है, शैले के मुताबिक फैक्ट्स कुछ और हैं और शैले जो है वो पोइट्री को एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन कहता है। यानी पोइट्री जो है, जब आप पोइट्री कर रहे हो तो आप इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, पोइट्री जो है वो एक्सप्रेशन है किस चीज़ का? इमेजिनेशन का। बिकॉज इन इट डाइवर्स थिंग्स आर ब्रॉट टुगेदर। क्योंकि पोइट्री में क्या होता है, शैले कहता है कि पोइट्री में क्या होता है कि जो डाइवर्स थिंग्स हैं, जो बहुत दूर की चीज़ें हैं, दे आर ब्रॉट टुगेदर, उनको जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको एक हार्मनी के साथ जो है वो इकट्ठा किया जाता है और उनको दे आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हार्मनी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सेपरेटेड, उनको सेपरेट नहीं किया जाता और उनको एनालिसिस करके जो है वो सेपरेट जो है वो नहीं किया जाता। टास्क ऑफ इमेजिनेशन इज टू मेक शेप्स बाय विच रियलिटी कैन बी रिवील्ड। अब क्या है कि इमेजिनेशन का जो टास्क है, यानी इमेजिनेशन क्या रोल परफॉर्म कर रही है कि जो भी ऐसी शेप्स जो हैं वो बनाए और ऐसा एक मंजर कशी करे जिसके थ्रू जो हमारी रियलिटी है ना उसको जो है वो रिवील किया जा सके, उसको जो है वो एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, इमेजिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेलनचली। अब मेलनचली के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। मेलनचली इज़ अ स्टेट ऑफ सैडनेस। ठीक है, जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें हमें उनकी जो पोइट्री है उसमें मेलनचली जो है वो नज़र आती है। मेलनचली एक स्टेट ऑफ सैडनेस होती है। जब भी कोई पोइट जो है वो अपने एक सैड स्टेट में जाता है तो उस वक्त भी बहुत सारे पोइट्स ने जो है वो बहुत ग्रेट वर्क्स जो है इस मेलनचली के स्टेट में भी जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। तो मेलनचली जो है वो हमें शैले की पोइट्री में भी जो है नज़र आती है। ठीक है, मेलनचली ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में एक प्रोमिनेंट प्लेस है, एक प्रोमिनेंट जगह है मेलनचली की भी, बिकॉज इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द रोमांटिक पोइट्स। क्योंकि रोमांटिक पोइट्स के लिए ये एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। इससे जो है इस टाइम पर वो इंस्पायर होते हैं और वो जो है अपने ग्रेट वर्क्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। दो शैले वॉज अ मैन ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेशन। ताहम शैले जो है वो एक मैन ऑफ होप है, एक उम्मीद वाला शख्स है, एक एक्सपेक्टेशन वाला शख्स है और वो जो है वो स्पिरिचुअलिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ही स्पिरिचुअलिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन क्या है कि उसने भी जो है रिप्रेजेंट किया है अपनी पॉइंट्स में खुद को एज अ मैन ऑफ इल लक। खुद को ही हैज़ रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ इल लक इन हिज पॉइंट्स। उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें उसने अपने आप को एक बदकिस्मत शख्स के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और वो कहता है कि वो जो है वो ही इज़ सब्जेक्टेड टू इवल एंड सफरिंग। और वो जो है वो फेस कर रहा है क्या चीज़, इवल भी फेस कर रहा है और सफरिंग भी जो है वो फेस कर रहा है। ही सफरिंग, वो चीज़ों से जो है वो मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हैं उनसे जो है वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, ही एक्सप्रेसेस दिस इन हिज ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड जो उसकी पोइम है उसके अंदर हमें ये नज़र आता है। जहाँ एक आपके कोटेशन भी नज़र आ रही है, इसको भी आप ज़रूर अपने क्वेश्चन में शामिल कीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, I fall upon the thorns of life, I bleed. A heavy weight of odds has changed and bound one to like thee. वो कहता है कि ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ,
अ क्लाउड, वो किससे बात कर रहा है? वेस्ट विंड से बात कर रहा है कि तुम जो वेस्ट विंड हो मुझे भी उड़ा कर ले जाओ, एक वेव की तरह, एक पत्ते की तरह, एक क्लाउड की तरह। और वो कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कांटों पर हूँ और मेरी जो ज़िंदगी है वो कांटों भरी है। और वो कहता है कि मैं क्योंकि कांटों पर हूँ इसलिए मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मेरा खून बह रहा है। और वो कहता है कि मैं क्या हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चेंड हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ और मैं बाउंड हूँ। ठीक है। और वो कहता है कि मैं इस तरह से हूँ जैसे कोई शख्स जो है वो बाउंड होता है। ठीक है। आई एम लाइक द वन हु इज़ बाउंड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास सुपर नेचुरलिज्म का आता है। सुपर नेचुरलिज्म में क्या चीज़ आती है कि आप जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको जो है अपनी पोइट्री में जो है वो पुट करते हैं। ठीक है। तो वो अब इसको हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स यूज्ड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन देयर पोइट्री। बहुत सारे जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को जो है अपनी पोइट्री में जो है वो यूज़ किया है। शेले इज इंटरेस्टेड इन सुपर नेचुरल अपीयर्स रिपीटेडली इन हिज वर्क। उसकी जो इंटरेस्ट है ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में, वो हमें रिपीटेडली यानी गाए बगाए हमें नज़र आता है, रिपीटेडली नज़र आता है उसके जो वर्क्स हैं, उसकी जो पोइम्स हैं उनमें। घूस्ट एंड स्पिरिट्स इन हिज poems suggest the possibility of glimpsing the world beyond the one in which we live। अब जो उसकी पोइम्स के अंदर घूस्ट और स्पिरिट्स हमें नज़र आती हैं ना, वो क्या है कि वो जो है उसकी जो पोइम्स में हमें नज़र आते हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो इस बात की पॉसिबिलिटी को सजेस्ट कर रहे हैं कि इंसान जो है वो उस वर्ल्ड से जिसमें वो रह रहा है उससे बयॉन्ड जो एक वर्ल्ड है, यानी इस वर्ल्ड से परे जो एक दुनिया है, इस दुनिया से परे जो एक दुनिया है उसमें जो है वो चला जाए। ज़ाहिर है सुपर नेचुरल वर्ल्ड में अगर हम जाएंगे तो हम इस दुनिया से जो है हमारा राब्ता जो है वो कट जाएगा, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से जो है हम निकल जाएंगे। तो यही सेम बात जो है हमें शैले की जो है पोइट्री में जो है वो नज़र आ रही है। उसकी जो पोइम है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, उसमें जो है क्या है कि स्पीकर ने जो है वो सर्च किया है, ही सर्चेस फॉर द घूस्ट, वो घूस्ट को जो है वो ढूंढ रहा है। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया इसकी, ये जो सुपर नेचुरलिज्म है। इसमें मज़ीद जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने पास इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं इन पर जो मैंने नोट्स डाले हैं उनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, तो आपका जो एक फुल फ्लैज रेडी क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सुपर नेचुरलिज्म के बाद जो पॉइंट है दैट इज़ हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का मतलब होता है यूनानी तहजीब। ठीक है। अब क्या है कि जो जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं ना उनमें कुछ पोइट्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें जो है हेलेनिज्म जो है वो नज़र आता है। जब आप जो हो ना ग्रेशियन रेफरेंसेस देते हो ना, आपका यूनानी जो आप रेफरेंसेस दे रहे होते हो चीज़ों में, उसको बेसिकली हेलेनिज्म कहते हैं। जॉन कीट्स में आपने देखा था, हमने एक पोइम पढ़ी थी ऑड टू अ ग्रेशियन अर्न। ठीक है। वो जो ऑड टू अ ग्रेशियन अर्न है उसमें क्या है कि वो ग्रेशियन जो यूनानी एक गुलदान है उसके बारे में बात कर रहा है, यूनानी कलश के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो हमें जो है वो नज़र आता है। ठीक है। और क्लासिकल ग्रीस जो है वो इम्पॉर्टेंट है रोमांटिक पोइट्स के लिए। ठीक है। और शैले ने भी जो है अपनी एक पोइम लिखी थी हेलेक जिसका नाम है। ठीक है। और वो जो है एंशियंट नेम है ग्रीक का। ठीक है। ग्रीस का। उसके बाद शैले जो है वो इन्फ्लुएंस था, मेनली बेसिकली वो इन्फ्लुएंस था प्लेटोनिज्म से। ठीक है। और प्लेटो क्या समझता था कि जो सुप्रीम पावर है यूनिवर्स के अंदर वो जो है स्पिरिट ऑफ ब्यूटी है। और शैले ने जो है ये कॉन्सेप्ट जो है अपना ये बेसिकली बोरो किया था प्लेटो से, और इसी को इसने अपनी जो मेटाफिज़िकल पोइम्स हैं उनमें जो है वो इसने इनको यूज़ किया, बोरो करके इनको जो है इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप किया अपनी पोइम्स के अंदर। और इसकी जो पोइम है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उसमें भी हमें ये जो चीज़ है ये नज़र आती है। और जो लास्ट स्टांजा है उसकी पोइम द क्लाउड का, उसमें भी जो है हमें प्लेटोनिक जो सिंबल्स हैं ह्यूमन लाइफ के वो दिखाई देते हैं। ठीक है। इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, इन सब के स्क्रीनशॉट्स लेकर इसको एक बार खुद से रीड कीजिएगा ताकि आपको चीज़ों की मज़ीद जो है वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है।
जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ब्यूटी का। ब्यूटी क्या है कि ज़ाहिर है नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ब्यूटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगी ज़ाहिर है रोमांटिक पोइट्स की पोइट्री में। ठीक है, ब्यूटी इज़ एन अदर एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का एक और एलिमेंट क्या है, हमारे पास ब्यूटी है। ठीक है, इन शैलेज पोइट्री ब्यूटी टू शैले इज़ एन आइडियल इन इटसेल्फ। शैले के लिए क्या है कि ब्यूटी जो है वो एक आइडियल है। वो कहता है कि ब्यूटी जो है वो अपने अंदर ही एक आइडियल है, और ही कॉल्स इट इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ब्यूटी को वो क्या कहता है कि वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। ठीक है, और वो कहता है कि ही सेलिब्रेट्स ब्यूटी एज अ मिस्टीरियस पावर। एक मिस्टीरियस पावर के तौर पर वो जो है ब्यूटी को सेलिब्रेट करता है, और वो कहता है कि व्हेन इंटेलेक्चुअल ब्यूटी डिपार्ट्स दिस वर्ल्ड विल बिकम डिम वास्ट वेल ऑफ टीयर्स। वो कहता है कि जब आप इस दुनिया के अंदर से इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को ख़त्म कर देंगे ना, अगर दुनिया के अंदर से ब्यूटी, दुनिया के अंदर से खूबसूरती ही ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा कि वो एक डिम सा वास्ट बन जाएगा टीयर्स का, जिसमें से मतलब लोग जो है वो रोते धोते फिरेंगे, उनमें कोई ब्यूटी नहीं होगी, तो दुनिया का वजूद ही जिस तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक कोटेशन भी आप लोगों को नज़र आ रही है, उसको भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन में उसको कोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म जो है वो भी एक बहुत कॉमन सा करेक्टरिस्टिक्स है रोमांटिक पोइट्री में, और स्पेशली जो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स है उसमें शैले का जो आइडियलिज्म है वो बेसिकली इट फॉल्स अंडर 3 सब हेडिंग्स। 3 सब हेडिंग्स हैं इसके आइडियलिज्म की, जिनमें से एक हमारे पास रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म है, एक रिलीजियस आइडियलिज्म है, और एक इरोटिक आइडियलिज्म है। इसका बस थोड़ा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें तो काफ़ी रह जाएगा। ठीक है, रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म बेसिकली जो है शैले का जो रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म है, अगर हम उसकी बात करें तो वो बेसिकली इट इज़ मेनली ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उसकी वजह से ये जो उसका रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म है ये नज़र आता है हमें। नेक्स्ट रिलीजियस आइडियलिज्म है। ठीक है, वो एक रेबल था, यानी एक बागी था। हमारे पास जो हमारा शैले है, दो ही वॉज अ रेबल, वो ताहम एक बागी था। ही वॉज नॉट एन एथीस्ट नहीं था, एक दहरिया नहीं था, एक ऐसा शख्स नहीं था हु डजंट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा शख्स नहीं है वो जो कि खुदा पर यकीन नहीं रखता। ही बिलीव्ड इन द सुपर पावर ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड एक सुपर पावर है, इस बात पर वो यकीन रखता था, और वो गॉड को इमेजिन करता है एक सुप्रीम और इनफाइनाइट के तौर पर, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कि हमेशा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका इरोटिक आइडियलिज्म है, और उसमें क्या है कि लव और ब्यूटी के बारे में वो इरोटिक आइडियलिज्म में जो है वो बात करता है। ठीक है, और वो जो है लव और ब्यूटी पर जो है वो यकीन रखता है, और वो उस पर बिलीव रखता है। ठीक है, और वो लव को एक इनफाइनाइट के तौर पर लेता है, और ब्यूटी को वो इंटेलेक्चुअल समझता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पोइटिक स्टाइल है। शैले का जो पोइटिक स्टाइल है वो भी रोमांटिक है, और वो जो है वो किसी हद तक जो है वो इमिटेशन है वर्ड्सवर्थ के स्टाइल की, और उसने जो है बहुत सारा जो है सिंबोलिज्म जो है वो यूज़ किया है, और इमेजरी यूज़ की है अपनी पोइट्री में, और उसने जो है विजुअल इमेजरी जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ की है। फॉर एग्जांपल उसकी जो पोइम है ओड टू वेस्ट विंड, वो जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो एक फाइन व्यूज़ ऑफ टर्ज़र रीमा है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसकी जो पोइम है ओड टू वेस्ट विंड, दैट इज़ अ फाइन व्यूज़ ऑफ टर्ज़र रीमा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है कंक्लूजन का पॉइंट आ जाता है, एंड पे हम इसको जो है वो कंक्लूड कर देंगे। तो कंक्लूजन में क्या है कि इन ब्रीफ वी कैन से दैट, हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कि एवरी बिट ऑफ शैलेज पोइट्री इज़ रोमांटिक। ठीक है, हर चीज़ जो उसके अंदर मौजूद है वो रोमांटिक है। ठीक है, हर चीज़ जो हमने पढ़ी वो सारी जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें रोमांटिक एज के या रोमांटिक पोइट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है हमें शैले के अंदर जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है वो कंक्लूड कर दीजिएगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, और लाइक एंड शेयर द वीडियो, और इस पर कमेंट किया करें, कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर जो है वो वीडियो चाहिए। और मुझे काफ़ी सारे वे भी मैसेजेस आए कि आप नोट्स नहीं साथ अटैच करती। बच्चे नोट्स साथ अटैच करने का एक ये होता है रीज़न
के अटैच ना करने का रीज़न ये होता है कि आप जो हो वो प्रॉपरली फोकस करके जो है वो जस्ट वीडियो को जो है वो सुन सको। अगर नोट सामने खुले हुए तो बंदे का ये होता है कि बस वहाँ से पढ़ता जाऊँ। तो लेकिन ये है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ ऐड करूँगी ताकि आप को जो है वो दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स के नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियोस जो है वो बनाना चाहते हैं, और किस टॉपिक को जो है वो आपको मैं कवर करूं ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, ठीक है। और चैनल को विज़िट करते रहा करें ताकि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो आप जो है देख सकें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइमली मिल सके, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।